शुक्र के विवेचन में आप लोगों ने पढ़ा है कि शुक्र जो है भोग विलास लग्जरी है, सुविधाएं है। तो शुक्र भोग है, विलास है और लग्जरी है, लेकिन इसके काम करने का नेचर क्या है, किस प्रकार का भोग है, किस प्रकार की विलासिता है, लग्जरी है। शुक्र ही वह ग्रह है जो हमें क्या करता है, संसाधन की व्यवस्था करता है। संसाधनों की व्यवस्था का ग्रह कौन है? शुक्र है। घर में हम रहते हैं तो हमें तमाम प्रकार के संसाधन चाहिए। विशेषकर जितने भी आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल जो होता है वो सूर्य में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो शुक्र में आता है। तो जो भी सुख साधन के सुविधाएं हैं, ज्यादातर वो आजकल किस चीज पे निर्भर है? बिजली पर। एसी हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं। तो ये सारे जो हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसको हम वास्तव में भोग विलास बोलते हैं, दूसरे शब्दों में वह सुविधा उपलब्ध कराती है। तो सुविधा देने वाली हर वस्तु किसमें आ जाती है? शुक्र में आ जाती है। तो शुक्र उन सभी वस्तुओं का कारक आ जाएगा जो आपको सुविधा देती है, सुविधा उत्पन्न करती हैं। वास्तव में शुक्र का नेचर यह है कि जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनका शुक्र कारक नहीं है, बल्कि उसके बीज का कारक है। जैसे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप पंखा लगाते हैं तो क्या पंखे से आपको सुख मिलता है? पंखे से सुख मिलता है? मीरा जी कह रही है नहीं, तब किस चीज से सुख मिलता है? जवाब दीजिए। पंखे से सुख मिलता है कि नहीं? दूसरा प्रश्न है कि आप चीनी खाते हैं तो चीनी से आपको सुख मिलता है कि नहीं? नहीं, नहीं मिलता है। आपको सुख पंखे से नहीं मिलता है, बल्कि पंखा जो हवा उत्पन्न करता है वह सुख हमें देता है। हम पंखे से सुख नहीं लेते हैं। पंखा क्या हो गया? साधन हो गया मात्र। और पंखे से जो हवा आ रही है ना, वो हमें सुख देता है। चीनी आपको सुख नहीं देती है, बल्कि चीनी का जो मिठास है ना, वो मिठास सुख देता है। एसी सुख नहीं देता है। एसी की जो कूलिंग है, जो एयर है, वो हमें सुख देता है। तो शुक्र पंखा नहीं है। पंखे से निकलने वाला जो हवा है, जिससे हमें सुख मिला, जो चीज हमें सुख दे रही है, वास्तव में पंखा नहीं बल्कि पंखे की हवा। अब वो इलेक्ट्रॉनिक फैन ना हो, हाथ वाला फैन रहेगा तो वो भी सुख देगा, उससे भी हवा आएगी। तो शुक्र किसी भी सुख का क्या हो गया? बीज हो गया। चीनी का बीज उसकी मिठास में है, पंखे का बीज उसके हवा में है। रेफ्रिजरेटर से हमें सुख नहीं मिलता है। रेफ्रिजरेटर से सुख मिलता तो कबाड़ी यहां से हम रेफ्रिजरेटर ले आते सस्ते में, लेकिन हमें उससे सुख नहीं मिलेगा। हमें पता है रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए हमें, हमें रेफ्रिजरेटर की ठंडाई चाहिए। तो उसकी ठंडई जो है वो हमें सुख देती है। हीटर सुख नहीं देता है, उसमें से जो गर्मी निकल रही है वो हमें सुख दे रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शुक्र सभी सुखों का बीज है। शुक्र का जो सुख है ना, वो वस्तु में नहीं है। शुक्र का सुख हम बाहर ढूंढते हैं, जबकि बाहर नहीं, वह कहाँ है? भीतर ही है। पंखे में हम सुख ढूंढेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा। सुख हमें हवा में मिलेगा। सुख हमें चीनी में नहीं, मिठास में मिलेगा। तो इसलिए जब हमें सुख देखना है तो हमें वस्तु को नहीं, बल्कि उस वस्तु के बीज को, उस वस्तु के कार्यशैली को, क्रिया को देखना होता है। उत्पादन जो होता है उसके माध्यम से वो हमें सुख प्रदान करता है। तो सुख कहीं बाहर नहीं है। जैसे हवा पंखे के भीतर थी, मिठास चीनी के भीतर थी, इसी प्रकार से सारे सुख भीतर हैं। कुछ सुख होते हैं जो हम अपने आप से अनुभूत करते हैं। आपको पहले सुखी होने के लिए अपने अंदर
सुख ढूंढना होगा, तब बाहर की वस्तुएं आपको सुख दे पाएंगी, इमोशन में नहीं। देखिए, शुक्र का जो सुख है वो शारीरिक सुख है। जो चीज शरीर को सुख देगी वे वस्तुएं शुक्र में आएंगी। जब आप भावनात्मक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से सुख ढूंढेंगे तो आपको चंद्रमा से कनेक्ट होना पड़ेगा। मानसिक संतुष्टि, मानसिक सुख का कारक, मानसिक स्थिरता का कारक वो चंद्रमा वहां पर है। शुक्र का जो सुख है वो सीधे सीधे आपके बॉडी से कनेक्ट होता है। शुक्र आपके शरीर को आराम देने वाली वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करेगा। जब पंखे की हवा निकलेगी तो वो आपके मन को सुख नहीं देगी, वो आपके शरीर को सुख देगी। मन हो सकता है आप एसी में हो, पंखे में हो, गर्मी में हो सकता है मन डिस्टर्ब हो। आपके विचार, अगर आप नॉर्मल जगह पर बैठे हैं और आपके विचार हमेशा कुछ ना कुछ सोच विचार में लगे हैं, टेंशन है, तो टेंशन का उपाय ये थोड़े है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कहे चलो एसी में बैठा देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं, वो तो टेंशन जो होगा जिस बात के लिए, जिस चीज के लिए, वो आप नॉर्मल हवा में बैठो, एसी में बैठो, धूप में रहो, वो नहीं हटने वाला है, क्योंकि वो मानसिक स्तर पर है। सुख कहाँ मिलेगा? शरीर को मिल जाएगा। पहले गर्मी में बैठ के टेंशन में थे, अब एसी में बैठ के टेंशन में रहेंगे, तो वो टेंशन वाला सुख जो है उस पे चंद्रमा कार्य करेगा। शुक्र का सुख जो होता है ये भौतिक होता है। शुक्र भौतिक रूप से सुखी करेगा। ऐसे कोई भी चीज जो आपके शरीर को सुख दे, शरीर को आनंद दे, और जो है ऐसा कोई भी सुख जो आपको अच्छा फील कराए, आपके कार्यों को आसान बनाए, जीवन को आसान बनाए, वो सब शुक्र में आ जाएंगी। यानी सभी भौतिक वस्तुएं, सभी लग्जरी आइटम, सुख साधन के वस्तुएं सब शुक्र में आ जाती हैं। ठीक है। किसी भी साधन का इस्तेमाल हम अपनी सुविधा के लिए किए तो शुक्र एक्टिवेट हुआ। आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल उठा लिए, तो साइकिल आपने क्यों उठाया? सुविधा के लिए, कि अब आप कम थकेंगे, ज्यादा दूरी चलेंगे। फिर और बड़ा साधन उठाए, मोटरसाइकिल, कार। तो ये स्टेप बाय स्टेप सुख के भी कई आयाम होते हैं। तो इन सारे चीजों का कारक आपका शुक्र है। दूसरे शब्दों में बोले तो वे सभी चीजें जो आप धन से खरीद पाते हैं, जो चीजें धन से खरीदने वाली है वस्तुएं, वे सब शुक्र में आ जाती हैं। यानी आप जो है सुख को तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन सुख देने वाली वस्तुओं को खरीद सकते हैं। सुख को आप डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते, आप वस्तुओं के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। सीधे आप हवा नहीं खरीद पाओगे कि कुछ खरीद लाए और लगा, बिना किसी उपकरण के। तेज हवा हो गई, ठंडी हवा हो गई, नहीं, उपकरण तो लगाना ही पड़ेगा। तो सुख के जो उपकरण हैं वो सब पैसे से मिलेंगे। यानी जिन साधनों को, जिनके माध्यम से हम स्वयं को सुखी करना चाहते हैं, स्वयं को मतलब शरीर को आराम पहुंचाना चाहते हैं, वो सब शुक्र के ही कारकत्व में आते हैं। आप भदेले में पतेले में बना रहे थे चावल, कुकर ले आए, कुकर से इजी हो गया बनाना। आपको देखना नहीं है, वो 3 सीटी मार दिया जब तो चावल हो गया, इजी हो गया। तो कहीं भी आप अपने कार्य के लिए जो है सहूलियत ढूंढ रहे हैं, शरीर को भी आराम दे रहे हैं, तो वो सब शुक्र में ही आ जाता है। कुंडली में शुक्र जिस भाव में, शुक्र को वैभव का ग्रह बोलते हैं। शुक्र काल पुरुष की कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है, दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव धन का है और सप्तम भाव किस चीज का है? आलिंगन का है। सप्तम भाव उन चीजों का होता है जिन्हें हम अपने जीवन में ले करके आते हैं, जो हमारे जीवन को शेयर करते हैं। स्कूल में जाते थे ना तो कहते थे टिफिन शेयर कर लिए। टिफिन शेयर मतलब क्या हो गया? दो लोग मिलके एक टिफिन को खाए, बांट लिए, आपस में साझा कर लिए, साझेदारी कर लिए, तो उसको शेयर बोलते हैं। तो शुक्र जो है द्वितीय भाव और सातवें भाव का स्वामी है। आप सोचिए
जो वस्तुएं आपको सुख दे रही हैं उनके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। अभी हमने बोला ना कि शुक्र की वस्तुएं आपको कैसे मिलेंगी? खरीदने से मिलेंगी, उपकरण आपको खरीदने से मिलेंगे। तो इसीलिए शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है। फिर जब आप उपकरण पा जाते हैं, धन लगेगा। उपकरण भी एक प्रकार का क्या होता है ममता जी? असेट होता है। उपकरण भी एक प्रकार का धन है। क्या आपके घर में जो एसी लगा होगा, जो कूलर लगा होगा, जो आपने स्मार्ट दरवाजा लगाया होगा, जो आपकी कार है, वह आपके लिए धन नहीं है? वो धन ही है। जो चीज आप धन दे करके ले रहे हैं, सिर्फ वहां पर रूपांतरित हो रही है चीज, नगद के बजाय किसी दूसरे रूप में हो गया है, वह पैसे का ही रूप है। तो इसलिए शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है। और जब आप कोई चीज खरीदते हैं, द्वितीय भाव को लगाते हैं, तो फिर उसका जब आनंद लेना होता है तो वो सातवें भाव के रूप में मिलता है। जब आपने पंखा लगा दिया तो हवा का सुख आपको कैसे मिला? हवा ने आपके शरीर का क्या किया राजेश जी? आलिंगन किया। अरे भाई, पंखा बहुत तेज चल रहा है, बहुत जोर से घूम रहा है, लेकिन जब तक हवा शरीर पर नहीं लगेगी तब तक कोई आनंद आया, सुख आया? नहीं, शरीर पे लगना चाहिए। यानी पंखे ने क्या कराया? हवा का आलिंगन आपके शरीर पे तेज कर दिया है। एसी से थोड़े सुख है कि एसी लगा दिए ठंडा होगा। जब वो जो उपकरण है जिसमें आपने पैसा लगाया हुआ है, उसका जो बीज निकला, यानी जो ठंडी हवा निकली, वो जब आलिंगन करेगी किसका? आपके शरीर का, आपके जीवन में वो साझीदार होती है, तब उसका सुख मिलता है। यानी सातवां भाव भी शुक्र का है, तुला राशि पड़ती है, और ये आलिंगन की राशि होती है। तुला माने तराजू। तराजू में हमेशा दो बाट होते हैं, दो चीजें चलती हैं, एक वजन बराबर करता है और एक उसके बराबर में वस्तु आती है। तो इस प्रकार से ये तराजू यही बता रहा कि एक आप है, तराजू का दो जो पड़ला है, एक आप है और दूसरा जिसे आप अपने बराबर में अपने जीवन में साझीदार कर रहे हैं। इसीलिए उसमें हमेशा दो कांटे होते हैं। डिजिटल अगर तराजू है तो उसमें भी यही चीज है। जब आप एक चीज रखते हैं तब वहां पर वो वेट बताता है, ये खाली रहेगा तो दूसरा भी जीरो हो जाता है। तो सातवां भाव इसी चीज का है। द्वितीय भाव ने सुख के साधन दिए और सातवें भाव ने उस सुख के साधन का क्या किया? जीवन में उसको शामिल किया, उसे साझीदार बनाया। इसीलिए जो विवाह भी होता है पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से, वहां पर वो लोग क्या करते हैं? अपना जीवन ही शेयर करते हैं कि अब मेरे जीवन में तुम भी साझीदार हो, तुम्हारे में मैं हूं। जब हम किसी चीज को अपने जीवन में शामिल करते हैं, जिन चीजों से हम जीवन में जुड़ते हैं, जिन्हें हम अपना बनाते हैं, वो सब सातवां भाव ही होता है। तो यहां पर जो है शुक्र वैभव का भी ग्रह हो जाता है। जिस भाव में शुक्र बैठेगा या जिस भाव को देखेगा, वहां से आपके लिए ऐश्वर्य निकाल करके लेके आएगा। ऐश्वर्य मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य मतलब होता है कि आपका जीवन देखने में लोगों के, ऐश्वर्य और वैभव का मतलब क्या होता है? आपके पास खूब धन है, खूब पैसा है, द्वितीय भाव ठीक है, लेकिन सातवां नहीं ठीक होगा तो आप वैभवशाली नहीं रहेंगे। खूब पैसा होने से समाज उस व्यक्ति को ये नहीं मानता है कि ये व्यक्ति बहुत अमीर है, बहुत ऐश्वर्यशाली है। दिखना पड़ता है आपको। आपको समाज में जिसको बोलते हैं स्टेटस, आपका जो स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है? आपके वैभव को दिखा रहा, आपके ऐश्वर्य को दिखा रहा। व्यक्ति के पास घर ठीक है, गाड़ी ले रहा है, अच्छा पहन रहा है, घूम रहा, मतलब वो भौकाल जिसको बोलते हैं, वही देख करके दुनिया तो आपको जज करेगी। नहीं तो खूब पैसा है और आप जटाजूट रखाए हैं, लंबी दाढ़ी भी है और चल रहे मस्त होकर के, तो आपके को लोग ऐश्वर्यशाली नहीं मानेंगे, भले खूब पैसा है। तो पैसे के माध्यम से जो चीजें बाहर समाज को दिखने लग जाती हैं, पैसे के माध्यम से चीजों को दिखाना बंद कर दीजिए, तो आप धनी होंगे लेकिन ऐश्वर्यशाली नहीं होंगे। ऐश्वर्यशाली होने के लिए पैसे को आपको क्या करना पड़ता है? रूपांतरित करना पड़ता है। पैसा है तो उससे
बिल्डिंग खरीदिए, उससे आप जो है बंगला खरीदिए, गाड़ी, ये सब चीजें देख करके क्या आप देने लग जाती हैं, वैभव बढ़ रहा। समाज में आपकी मान्यता बढ़ना, आप एक सुखी जीवन जी रहे हैं, यह मान्यता बढ़े, यही क्या कहलाता है, वैभवशीलता कहलाता है। यही ऐश्वर्य का कारक है। भगवान श्री कृष्ण की देखिए कई जगह प्रशंसा करते हुए कहा गया ना कि द्वारिकाधीश। अब द्वारिकाधीश क्यों कहा गया है, जब उनका नाम कृष्ण है तो द्वारिका बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि द्वारिकाधीश बोलने से क्या पता चलता है, कृष्ण का वैभव। क्यों? क्योंकि द्वारिका बड़ी सुंदर बनी है, द्वारिका में बहुत सारे सुख साधन सुविधाएं हैं, द्वारिका अन्य नगरों की अपेक्षा क्या हो गई है, आगे निकल चुकी है। तो यानी द्वारिका बोल करके बताया जा रहा है कि द्वारिका के माध्यम से कृष्ण का वैभव पता चल रहा है। कृष्ण के पास जो वैभव है उसे देखना है तो क्या देख लीजिए, द्वारिका को देख लीजिए। तो किसी व्यक्ति का वैभव उसके नाम से नहीं, उसने जो चीजें, जो सुख साधन वस्तुएं क्रिएट की हैं, उनको देख करके व्यक्ति का क्या पता चलता है, वैभव पता चलता है। शुक्र ही वह ग्रह है जो चीजों को मन भावन बनाती है। शुक्र वह ग्रह है जो चीजों को क्या बनाती है, मन भावन, मन पसंद बनाती है। हर व्यक्ति अपनी मन भावन चीजों को, मन पसंद चीजों को चाहता है। मन पसंद चीजें जैसे किसी व्यक्ति के पास साइकिल हुई तो अब वह क्या सोचता है, मोटरसाइकिल हो जाए। तो अब उसका मन कहाँ जा रहा है, मोटरसाइकिल में, फिर कार में जा रहा है। तो वस्तुओं में मन का जाना और फिर उन वस्तुओं में मन का अटकना, वस्तुओं का फिर आपको मिल जाना। पहले चीजें मन को भाती हैं, फिर चीजें मिलती हैं, फिर वैभव बढ़ता है। तो शुक्र जो है चीजों को मन भावन बनाता है। शुक्र क्या है, प्रेम है। शुक्र क्या है, आकर्षण है। शुक्र क्या है, भौतिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद नहीं है। शुक्र भौतिक आनंद है, मानसिक आनंद चंद्रमा है, आध्यात्मिक आनंद केतु है। तो शुक्र भौतिक रूप से आपको क्या बनाता है, आनंदमयी बनाता। आप ध्यान दीजिएगा, प्रेम किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रेम। अब शुक्र की कार्यशैली को समझिएगा। शुक्र क्या करता है, जीवन में वैल्यू क्रिएट करता है, मूल्य बनाता है। जब हम कहते हैं कि यह व्यक्ति ऐश्वर्यशाली है, इस व्यक्ति का वैभव बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम वास्तव में उस व्यक्ति के मूल्य की बात कर रहे होते हैं कि यह व्यक्ति जीवन में बहुत मूल्यवान चीजों का संग्रह कर लिया है, मूल्यवान चीजों को बना लिया है। तो शुक्र चीजों का मूल्य बढ़ाता है, वैल्यू बढ़ाता है। अब ये बताइएगा, आप प्रेम किस चीज से करते हैं, दयाराम जी, आप प्रेम किस चीज से करेंगे, जो चीज आपके लिए मूल्यवान होगी उसी से तो प्रेम करेंगे। मूल्यवान चीजों से ही तो प्रेम किया जाएगा। जो चीज आपके लिए वैल्यूलेस है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई चीज वैल्यूलेस हो तो क्या उसमें आपका मन टिकेगा, क्या आप उसके लिए अपना समय बेकार करेंगे, नहीं। शुक्र वैल्यू बनाता है चीजों की। आपके जीवन में जिन चीजों की वैल्यू बन गई है, महत्व तो बन गया है, उन्हीं चीजों से आप क्या करते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं। मुदेवान जी पानी का बोतल इधर करिएगा। तो शुक्र वैल्यू बनाएगा और वैल्यू से क्या आने लग जाता है, प्रेम आने लग जाता है। तो शुक्र ऐसा नहीं है सीधे सीधे प्रेम बना देगा, पहले वैल्यू बनाएगा, आपको उसका महत्व समझाएगा। अच्छा, लोग ऐसे भी समझ लीजिए, जिन चीजों की हमें जब तक वैल्यू समझ में नहीं आती तब तक हम उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं। जब बीबी मुंह फुला के मायके भाग जाती है, रोटी नहीं मिलता है, तब वैल्यू समझ में जब आ जाती है तब हम उससे प्रेम करने लग जाते हैं ना, कि भैया बड़ा टेंशन हो गया, कपड़ा साफ करो, रोटी भी बनाओ, अब तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, काम करो ऑफिस का कि ये करो। तब उसके बाद वैल्यू समझ में आ जाती है और हम क्या करने लग जाते हैं,
प्रेम करने लग जाते हैं। तो शुक्र किसी भी चीज का क्या करता है, मूल्य बनाता है, वैल्यू बनाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, प्रेम करना सिखा देता है। देखिए बिटिया दौड़ के चली आई, दरवाजा, नमस्ते करो सबसे, नमस्ते। नमस्ते करो, हाथ उठा के करो नमस्ते, चलो नमस्ते करो, हाँ टाटा करो, डांट दो सबको, फिर से डांट दो, डांट दो सबको, डांट दो बेटा, देखो इतने सारे लोग हैं। ले जाओ। तो शुक्र पहले चीजों का क्या समझाएगा भैया, महत्व समझाएगा। महत्व समझाने के बाद प्रेम अपने आप हो जाता है। यानी वे सारी चीजें जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं, शुक्र ने ही आपको इन चीजों का क्या समझाया है, वैल्यू समझाया है। वैल्यू होती है तभी उस चीज से प्रेम होता है। वैल्यू होती है तो हम उसके प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आपके जीवन में जो चीज वैल्यूएबल नहीं है, आप उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। मूल्यवान चीजों के प्रति हम आकर्षित रहते हैं। आकर्षण और प्रेम की शुरुआत यहीं से होती है। आप अपनी गाड़ी से प्रेम क्यों करते हैं, आपकी गाड़ी ऐसे जादू कर दिया जाए और एक छोटा सा खिलौना बन जाए 15 रुपए की कार, अब आप क्यों नहीं उसके प्रति आकर्षित रहेंगे, क्योंकि अब आपको पता है उसकी वैल्यू खत्म, बच्चे वाली कार बन गई। लेकिन जब तक आपको उसकी वैल्यू पता है कि ये इतने कीमत का है, ये चीज मुझे ऑफिस पहुंचाने में मदद करेगी, बारिश से बचाएगी, धूल से बचाएगी, गर्मी में भी ठंडक देगी, हमें उसका मूल्य पता है, वैल्यू पता है। सिर्फ वैल्यू मतलब कीमत नहीं होती है, कीमत भी जरूर है, क्योंकि शुक्र काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है, तो कीमत भी है। लेकिन कीमत के अलावा भी वैल्यू, मूल्य का एक दूसरा अर्थ होता है। क्या, आप अपना लैपटॉप पटक दीजिए, अभी आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको पता है कि ये चीज आपके जीवन में क्या सहूलियत उत्पन्न कर रही है, उस सहूलियत का भी एक मूल्य होता है कुलदीप जी। तो शुक्र वही ग्रह है जो चीजों की सिर्फ कीमत नहीं, चीजों की अहमियत हमें बता देती है। और जब हमें चीजों की अहमियत पता होती है तो हम उस वस्तु की क्या करने लग जाते हैं, कद्र। यानी शुक्र कद्र का भी ग्रह है। कद्र माने इज्जत सम्मान का ग्रह है, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां इज्जत और सम्मान भी होगा। आप अपने गाड़ी पर स्क्रैच नहीं आने देना चाहते हैं, कोई स्क्रैच मारे तो आपको दुख होता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ बात पैसे की नहीं है। वो तो आपको भी पता है, 1,000-500 खर्चा होगा, स्क्रैच दूर हो जाएगा, लेकिन वहां पे कद्र की है कि आप अपने गाड़ी की कद्र करते हैं, स्क्रैच नहीं आने देना चाहते। स्क्रैच तो शरीर पर भी आता है, इंसान दवा कराता है और ठीक होता है। बात होती है उस स्क्रैच से अपने आप को क्या पहुंचता है, चोट पहुंचता है, क्योंकि आप उस चीज से प्रेम कर रहे हैं, उस चीज की आप क्या कर रहे हैं, कद्र कर रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रेम का प्रतिमूर्ति होता है, वास्तव में जिसके बाद सभी चीजें आती हैं, वह होता है स्त्री, वह होता है स्त्री पुरुष का प्रेम। वस्तुओं में जो प्रेम छिपा है उसमें भी शुक्र है, और जो आपस का प्रेम है, जो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो उसमें भी शुक्र है। स्त्री पुरुष के प्रेम में भी शुक्र है, हर जगह शुक्र है। वह पुरुष अपनी स्त्री से प्रेम नहीं करेगा जो अपनी स्त्री को क्या नहीं मानेगा, वैल्यूएबल नहीं मानेगा, उसकी वैल्यू नहीं पता होगी, वह अपनी स्त्री से प्रेम नहीं कर पाएगा। ऐसे कोई स्त्री जब तक उसको अपने पति की वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक वह उसकी कद्र नहीं करेगी, उसकी फिक्र नहीं करेगी, क्योंकि वैल्यू से ही कद्र आएगी, कद्र आने पर ही आप उसे सम्मान और प्रेम दे पाएंगे। तो जिनका दाम्पत्य जीवन भी दुखी होता है, उसमें भी शुक्र की भूमिका है, क्योंकि वो प्रेम का बीज रोपण नहीं हो पाया। जैसे पंखा एक साधन है, जरूरत हमें हवा की है, चीनी एक वस्तु है, हमें उसकी मिठास चाहिए, ऐसे हमें स्त्री की जरूरत नहीं है और एक स्त्री को पुरुष की जरूरत नहीं है। स्त्री और पुरुष सिर्फ एक माध्यम है, वास्तव में हमें चाहिए क्या, उनका प्रेम चाहिए। आपको पहले से पता हो कि ये स्त्री आप ला रहे हैं, पत्नी आपकी आ रही है, विवाह हो रहा, तो आप किस लिए ला रहे हैं,
प्रेम पाने के लिए ना, स्त्री भी आपके पास आ रही है किस लिए? प्रेम के लिए। पहले से पता हो कि ये पंखा हवा नहीं देगा, इस चीनी में मिठास नहीं है तो क्या कोई शादी करेगा? कोई पंखा क्यों खरीद के लाएगा जब ये पता रहेगा कि इसका हवा हमारे शरीर को आलिंगन ही नहीं देगा, सुख ही नहीं मिलना है। तो लोग शादी क्यों कर रहे हैं? ये नहीं कि मुझे स्त्री चाहिए, ये नहीं मुझे पुरुष, मुझे उसका क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। तो ये शुक्र उत्पन्न का, आप बहुत सारी कुंडलियां देखिए, शुक्र खराब है कुंडली में तब भी विवाह होता है। ऐसा नहीं है शुक्र खराब है तो विवाह ही नहीं होगा। गुरु स्त्री का खराब है, उसका भी विवाह हो रहा है, लेकिन विवाह हो रहा है, साधन मिल रहा है, लेकिन साधन का सुख नहीं मिलेगा, स्त्री का प्रेम नहीं मिलेगा, पति का प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम से तात्पर्य क्या हुआ? यहां पर प्रेम ऐसे अपने आप नहीं होता। प्रेम कब होता? वैल्यू होगा, पहले कद्र आएगी। यानी अगर शुक्र नहीं अच्छा है तो आप अपने जीवन साथी से वैल्यू नहीं पाएंगे, जीवन साथी आपकी कद्र नहीं करेगा, और इनके बाद में प्रेम आता है। पहले वैल्यू पाएंगे, कद्र आएगी, सम्मान, फिर आप प्रेम करेंगे। तो शुक्र नहीं भी अच्छा है, खराब है, तो विवाह हो जाएगा, साथी मिल जाएगा, लेकिन उस साथी का सुख, प्रेम और आलिंगन पाने के लिए शुक्र का अच्छा होना जरूरी है, तभी मिलेगा। नहीं तो बिना पंखे वाला, बिना हवा वाला पंखा हो जाएगा, बिना मिठास वाली चीनी हो जाएगी, बिना इंटरनेट वाला एंड्रॉयड फोन हो जाएगा। क्या मतलब है? तो शुक्र यहां पर भारी भूमिका निभाएगा। किसी भी स्त्री पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो उसे स्त्रियों का प्रेम मिल जाएगा। किसी कारणवश उनका विवाह टूटता है तो दूसरा विवाह भी हो जाएगा, क्योंकि शुक्र अच्छा है तो वो प्रेम जीवन में डालता रहेगा। एक से नहीं मिला तो दूसरे को लाइन में लगा के रखेगा, और उसी प्रेम के चक्कर में एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा विवाह भी होता चला जाता है। शुक्र के अच्छे होने पर आपको सुख मिलेगा, अन्यथा सुख नहीं मिलेगा। शुक्र ही क्या है? भोग है। शुक्र ही चीजों का भोग है। शुक्र अच्छा होगा तो सारे भोग मिलेंगे, और भोग से क्या मिलेगा? सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र बिगड़ा है तो भोग से आपको रोग हो जाएगा। जहां भोग है वहां रोग है, ये जानिएगा। भोग से ही रोग शुरू होता है। चीनी खाएंगे, यानी चीनी का आपने क्या किया? भोग, तभी आपको कभी शुगर होगी। ऐसा नहीं है खाते ही हो जाएगा गणेश जी, लेकिन चीनी खा रहे हैं तो एक संभावना है ना कि अब चीनी का भोग ले रहे हैं। जिस चीज का उपभोग करते हैं बाद में उसका साइड इफेक्ट भी आता है, तो चीनी खा रहे हैं तो शुगर हो सकता है। तो ऐसे ही जहां भोग है वहां पर रोग है। अत्यधिक शरीर को सुख दे दिए, खूब ठंडा और कमरा है, गलीचा है, बढ़िया गद्दा गलीचा, शारीरिक श्रम नहीं है, तो अब शरीर क्या होगी? डल होगी। जितना ज्यादा भोग उतना ज्यादा रोग की संभावना बढ़ जाएगी, उतनी जल्दी आएगी। लेकिन अगर शुक्र अच्छा है कुंडली में तो भोग तो आप भोगेंगे, लेकिन भोग भोग के लिए रहेगा, रोग के लिए नहीं रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति का अच्छा शुक्र है, प्रैक्टिकल उदाहरण दे देता हूं आम जीवन का जो आप देखते भी होंगे। किसी का शुक्र ठीक है तो चलो वह कुछ ड्रिंकिंग कर लेता है, दारू वारू पी लेता है, तो शुक्र अच्छा है ना तो उसे ब्रांड पिलाएगा, क्योंकि शुक्र ब्रांडेड चीजों का कारक होता है, ये भी नोट करिएगा। शुक्र अच्छा है ना तो सिर्फ भोग के लिए पिएगा, थोड़ा सा लिया। लेकिन जब शुक्र गड़बड़ होता है ना तो भोग व्यसन में बदल जाता है। नोट करिएगा, शुक्र गड़बड़ जब होता है तो भोग को किस में बदल देता है? व्यसन में बदल देता है। आदमी ने कभी एक सिगरेट पी ली 2 दिन में, 4 दिन में, या दिन में एक दो, लेकिन जब यही शुक्र बिगड़ेगा ना तो वो अब उसका आदी बना देगा आपको। जब आप किसी भी चीज के आदी होने लग जाते हैं तो वही भोग से क्या हो जाता है? व्यसन हो जाता है। और जैसे ही वह व्यसन में बदलता है तुरंत वह रोग उत्पन्न करने लग जाता है। खराब शुक्र भोग के बजाय व्यसन करेगा, और अच्छा शुक्र आपको इस बात की सेंस देता है कि ये चीज उपभोग की है।
व्यसन की नहीं है। आप हर उस चीज की, क्योंकि शुक्र अच्छा है तो क्या जानते हैं, उस चीज की वैल्यू जानते हैं। आप जानते हैं कि शराब है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी, इसको ज्यादा अगर लिया गया तो लीवर, किडनी, हार्ट अटैक, फेल हो जाएगा। शुक्र गड़बड़ है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। आपको लगेगा जैसे सब जूस है वैसे ये जूस है, पीते जाओ पीते जाओ। चाहे किसी भी चीज का पॉजिटिव पक्ष हो चाहे निगेटिव हो, अरे भाई भोग के साधन में बहुत सारी चीजें निगेटिव भी हैं। शुक्र वैल्यू समझाता है। सिगरेट की भी वैल्यू कौन समझाएगा, शुक्र समझाएगा कि ये सिगरेट कितना मूल्यवान चीज है, कि अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो फेफड़ा खराब। तो उस चीज के, किसी भी चीज से जो आपको सुख मिलने वाला है वो कब तक अच्छा है कब तक बुरा है, कितनी मात्रा में, यही वैल्यू सिखाने का काम शुक्र करेगा। तो अगर शुक्र बिगड़ जाए तो भोग व्यसन में बदलेगा, और भोग के बाद क्या आ जाएगा, रोग आ जाएगा। क्योंकि जहां भोग आता है पीछे पीछे रोग भी आने लगता है। अच्छा शुक्र उन्हें रोकता है, लिमिट में रखता है। खराब शुक्र बिगाड़ देता है। आदमी देसी दारू पी करके 50 रुपया पौआ वाला जल्दी जल्दी खराब हो करके सुबह से पी के पड़ा रहेगा, मर जाएगा, या ऐसे कुछ भी कोई भी चीज है। ठीक है, अत्यधिक मिठाई खाने के आदी हो गए, अत्यधिक तीखा खाने के आदी हो गए, भाई स्वाद के लिए ही कर रहे हैं, सुख मिल रहा है। अब अत्यधिक मीठा खाने का सुख लेने लग गए तो डायबिटिक होंगे बहुत तगड़े वाले। अत्यधिक तीखा खा रहे हैं तो पाइल्स होगा, खराब होगा पेट, अंदर से जो है लिवर डैमेज हो जाएगा। अच्छा रहेगा तो कंट्रोल में रखेगा हर चीज को। अब मान लीजिए कि शुक्र से हम एसी की हवा आप ले रहे हैं, शुक्र ने सुख दिया। अब क्या है कि शुक्र अच्छा रहेगा ना तो आप ये समझदारी दिखाएंगे कि मुझे उतना ही ठंडा करना है जितने से मुझे गर्मी ना लगे। नहीं शुक्र अच्छा होगा तो उसको 18 चला के बर्फ बना करके रजाई डबल ओढ़ करके सोएंगे, लेकिन वो चलाएंगे 18 पर ही। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, एसी डाउन करके चलाते हैं और पंखा चला लेते हैं कि पंखे से हवा लगेगी शरीर पे और एसी हल्का हल्का ठंडा करेगा तो ठंडी हवा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं बर्दाश्त होता, उनका पंखा भी चलेगा और एसी 18 पे चलेगा, 19 पे चलेगा, एकदम चिल करेंगे कमरा। बाद में रोगी होना है, उनको अर्थराइटिस होगा, जोड़ों में दर्द होगा, क्योंकि हमेशा ठंडे में है। मौसम का परिवर्तन जो है वो शरीर को अनुकूलित करता है, अनुकूलन में आने ही नहीं दे रहे हैं। तो बाद में जब तक शरीर में खून है, जान है, युवा अवस्था है, जिसको बल बोल रहे हैं, तब तक तो शरीर बर्दाश्त करेगी। लेकिन जैसे जैसे बल घटेगा तब शरीर आपको बताएगी। जितना सुख आपने उधर नाजायज लिया है उतना दुख इधर आपको जायज रूप में मिल जाएगा। तो शुक्र चीजों के इस्तेमाल की लिमिट भी सिखाता है, नोट करिएगा। शुक्र चीजों के इस्तेमाल की लिमिट भी सिखाएगा, कंट्रोल करेगा। अगर अच्छा है, बुरा है तो उसको अनलिमिटेड व्यक्ति करने लग जाता है, भोग उसका बिगड़ जाता है, भोग से रोग की तरफ चला जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी का शुक्र खराब हो तो वह किसी को वैल्यू नहीं दे पाता है, मूल्यवान चीजों की वैल्यू नहीं कर पाता है। जब तक इस्तेमाल करना है तब तक वैल्यू है, बाद में उस चीज की वैल्यू कद्र नहीं करेगा। इसीलिए आप देखते हैं जिनका शुक्र अच्छा है वो अपने गाड़ी की फिक्र करेंगे, अपने घर की फिक्र करेंगे, क्योंकि ये उनके नजर में मूल्यवान है। स्वयं झाड़ू उठा लेंगे, स्वयं कपड़ा उठा के गाड़ी की डस्टिंग भी कर लेंगे। लेकिन जिसका शुक्र बिगड़ा है उनके लिए कोई चीज वैल्यूएबल तभी तक है जितनी देर इस्तेमाल किए, बाद में फिर सोचेंगे जरूरत पड़ेगी तब व्यवस्था कर लेंगे, मांग लेंगे, विनती कर लेंगे। आज चलना चाहिए। यूज एंड थ्रो वाला जो सिस्टम होता है वो यही खराब शुक्र कराता है। आज पानी मिल जाए, बोतल मिल गया, पिए, बोतल फेंके, कल देख लेंगे, मांग लेंगे, किसी से उधार ले लेंगे, कल फिर उसी चीज के लिए गिड़गिड़ाएंगे।
उस चीज की वैल्यू नहीं कर पाते। इसीलिए पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र खराब होता है तो वो व्यक्ति स्त्रियों को सिर्फ भोग की वस्तुएं ही समझ पाता है, प्रेम कम दे पाता है, भोग की वस्तु ही मानता है कि ये तो स्त्री है, इनका काम बनाना खिलाना, ये करना वो करना, ये तो सिर्फ सेवा करने वाली। जैसे भाई वही शुक्र आपके पंखे को भी रिप्रेजेंट करता है, एसी को भी, कार को भी। वही शुक्र आपके पत्नी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शुक्र बिगड़ा है तो आप अपने कार और पत्नी, पंखे और पत्नी के वैल्यू में अंतर नहीं करेंगे। वो भी आपके लिए एक सिर्फ उपभोग की वस्तु है, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, किसी भी स्त्री के लिए यह बात है। तो अगर शुक्र अच्छा होगा तो आप स्त्रियों की वैल्यू समझेंगे, स्त्रियों को प्रेम दे पाएंगे। जो स्त्री जिस भी कैटेगरी में आती हो, प्रेम देना स्त्रियों को वो शुक्र में आएगा। अपनी पत्नी है तो पति की नजर से प्रेम, अन्य स्त्रियां हैं, क्योंकि वैल्यू यही सिखाएगा ना। एक बेटी की कद्र तभी आप कर पाएंगे जब वो आपका शुक्र आपको उसकी वैल्यू बताएगा। नहीं तो अपनी बेटी, अपनी दूसरे की बेटी का मूल्य आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वो प्रेम जहां होता है, प्रेम क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। जब शुक्र का प्रेम सार्वभौमिक है। अगर आपको शुक्र अच्छा है, आप अपने गाड़ी की कद्र जान रहे हैं, तो अच्छा शुक्र सिर्फ ये नहीं बताता कि आप अपनी गाड़ी की कद्र करेंगे, दूसरे की गाड़ी की भी कद्र करेंगे। अपनी गाड़ी पे स्क्रैच ना आए, दूसरे का भी ख्याल रखेंगे। अपनी गाड़ी सही से निकालेंगे, दूसरे का भी ख्याल रखेंगे। ये होता है वास्तविक शुक्र। क्योंकि वो चीज, अपनी चीजों की वैल्यू नहीं, वो उस समग्र, उस कैटेगरी की समग्र चीजों की वैल्यू समझाता है। तो वो अपनी स्त्री हो, दूसरे की स्त्री हो, स्त्री को की वैल्यू समझाएगा। सबसे प्रेम वो बहन के रूप में हो, और पुत्री के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, तो वो जो प्रेम वाला फैक्टर है वो शुक्र ही एक्टिवेट करेगा, वैल्यू समझाएगा। तो जिनका शुक्र खराब होता है उनको थोड़ा सा वो प्रेम में बहुत विश्वसनीय नहीं हो पाते हैं। विश्वसनीय सिर्फ अपनी गर्ज तक है। जिनका शुक्र गड़बड़ होता है उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी खराब होते रहते हैं। कभी कोई बल्ब जो है फ्यूज हो गया, कभी कहीं कोई कंडेंसर जला हुआ है, कभी कोई लाइट नहीं जल रही है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये चीज घर में बिगड़ा रहने दीजिए, तब चीजें नहीं बिगड़ेंगी। अगर शुक्र खराब है, 12वें में है, छठे में है, 8वें में है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है घर में, तो पड़ा रहने दीजिए। सब सही करेंगे तो फिर दोबारा तुरंत कोई ना कोई दूसरा पेश हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। और कुंडली के जिस भाव में शुक्र होता है उस भाव के प्रति जातक को आकर्षण महसूस करवाता है। लगन में होगा तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित महसूस करेगा, यानी अपने व्यक्तित्व से प्रेम करेगा। अपना जो रहन सहन, पहनावा, लगन माने ये जो सामने बॉडी दिख रही है, तो उस पे ध्यान देगा व्यक्ति, अपने आप को आकर्षक बनाएगा, आकर्षक दिखाएगा, थोड़ा स्टाइलिश रहेगा, पहनेगा। द्वितीय भाव में शुक्र होगा तो व्यक्ति की वाणी में आकर्षण होगा। सम्मोहन का ग्रह शुक्र है। इस संसार में सबके बीच में सम्मोहन है। सम्मोहन मतलब क्या होता है, दूसरे से प्रभावित होना। आप मुझे, अच्छा, इस संसार में हर कोई एक दूसरे को देख करके, चाहे वो अनजान आदमी क्यों ना हो, उसके प्रति कुछ ना कुछ भाव मन में आता है ना। ये व्यक्ति तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये व्यक्ति तो बड़ा कुरूप दिख रहा है, बड़ा लंबा दिख रहा, फिजिकली देख करके, भले ही वो अनजान ही क्यों ना हो, कुछ मन में आकर्षण, प्रतिकर्षण, प्यार, गुस्सा, नफरत, इसी को सम्मोहन बोलते हैं। हर चीज इस संसार में एक दूसरे से क्या होती है, मोहित होती है। तो ये सम्मोहन जो होता है ये शुक्र में आता है, कि आप किसी दूसरे का अटेंशन देखिए। ज्ञान का अटेंशन वो अलग विषय है, फिजिकली
सिर्फ ऐसे आमने सामने देख करके, बिना इस बात के कि ये व्यक्ति आपका गुरु है, आपका मित्र है, आपका पति है, आपका क्या है, साला है, सरहज है, ये सब छोड़ करके किसी व्यक्ति का हाव भाव और शरीर दूसरे को, सामने वाले को अट्रैक्ट कितना करता है, वो होता है सम्मोहन। बहुत बार होता है, कोई व्यक्ति है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा बैठा हाव भाव है, तो हम उसके प्रति सम्मोहित होते हैं, हमें लगता है कि ये कैसा व्यक्ति है, वैल्यूएबल पर्सन है, ये शुक्र वैल्यू सिखाता है ना। तो हम अपने हाव भाव विचार वैसे वहां पर प्रस्तुत करते हैं, नहीं जान रहे, लेकिन व्यक्ति बढ़िया तरीके से पहन ओढ़ के ढंग से बैठा है, तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति दिखने में अगर अच्छा है तो पीछे भी कुछ अच्छा होगा। यानी शुक्र पहली नजर में क्या बताता कि ये चीज वैल्यूएबल है। अब कोई वैसे फटे हाल है, ठीक है, तो हमें देख के पता चल जाता है कि बहुत वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में वैल्यू नॉन वैल्यू शुक्र ही क्रिएट कर देता, उसी को सम्मोहन बोलते हैं। अगला व्यक्ति हमें देख करके किस प्रकार से हमारे ऊपर आकर्षित हो रहा है, क्या हमारी ऑरा जो है, जो हमारा आभा मंडल है, जो हमारी ऑरा है, वो व्यक्ति के दिमाग में पहले इंप्रेशन में क्या विचार डाल रही है, उसी को सम्मोहन बोलते हैं। तो शुक्र जो है सम्मोहन है, जहां सम्मोहन है वहां पर क्या है, आकर्षण है। शुक्र जिस भाव में बैठेगा उसी भाव में उसका सम्मोहन और आकर्षण ज्यादा काम करेगा, जिस भाव को देखेगा वहां से भी खींच करके आकर्षण को लेकर के आएगा, वैभव को लेकर के आएगा। तो लगन में है तो व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व, हाव भाव, पर्सनालिटी, शरीर ही उसका आकर्षण का केंद्र बनेगी। द्वितीय भाव में है तो उसकी वाणी आकर्षण का केंद्र बनेगी, व्यक्ति उसकी वाणी से आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे। वाणी उसकी ऐसी होगी कि वाणी के माध्यम से लोग उसको बहुत अच्छा मानेंगे, उसकी तरफ खिंचेंगे, सम्मोहित होंगे, या उसकी वाणी ऐसी होगी कि वो सम्मोहन निगेटिव काम करेगा, दूर ढकेलने का काम। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छा है तो आकर्षण, बुरा है तो विपरीत दिशा में। तृतीय भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आप कलात्मक होते हैं, आपके अंदर हुनर जो है उससे व्यक्ति आपसे, आपके अंदर जो स्किल्स है, तृतीय भाव स्किल्स का होता है, सॉफ्ट स्किल का, वो जब आपका कोई देखेगा तब आपसे आकर्षित होगा। यानी कुल मिलाकर के लगन का शुक्र ओवरऑल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अन्य भाव में तो एक एक चीज पे असर आएगा, लगन तो आप संपूर्ण शरीर, जो बाणी आपकी बाद में सुनेगा, स्किल बाद में देखेगा, लेकिन शरीर तो पहले देखेगा, चेहरा तो पहले देखेगा। तो देखने से आकर्षण और इंप्रेशन बने, वो आपका क्या हो जाता है, लगन ही हो जाता है। तो ऐसे हर भाव के लिए आपको जानना चाहिए। आगे जब आप शुक्र का सभी भाव में फल पढ़ेंगे तो यहां पर आपको शुक्र का यह नियम समझ में आएगा, अभी आगे पढ़ना है ना, हर भाव में फल। ईयर्थ हाउस में शुक्र उच्च का होगा शत्रु के साथ, तो उच्च नीच का कॉन्सेप्ट कहे नहीं, जब अगर आठवें भाव में आप कह रहे हैं शुक्र उच्च का होगा शत्रु के साथ, आठवें भाव में शुक्र उच्च का, अब उसके साथ शत्रु, उसका सूर्य आ सकता है, बृहस्पति आ सकता है। शुक्र, सर शुक्र के सभी भाव के फल के बारे में इसका अलग से चैप्टर, इसलिए ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो हम ग्रह का नेचर समझ रहे हैं ना। आज आप क्या समझ रहे हैं कि शुक्र क्यों प्रेम का कारक है, वैल्यू बनाने का कारक क्यों है, भोग क्यों है, विलास क्यों है। भोग विलास नहीं है, बल्कि भोग विलास के पीछे का बीज है। तो नेचर पढ़ना है। देखिए, प्रेडिक्शन बहुत अच्छा आप तब कर पाते हैं ना जब आप किसी भी ग्रह के कार्य प्रणाली को पूरा समझ लेते हैं, भाव के कार्य प्रणाली को पूरा समझ लेते हैं। तीन ही चीजें चलती हैं, भाव, राशि, ग्रह, यही तीन चीजें हैं बस। भाव की कार्य प्रणाली, ग्रहों की कार्य प्रणाली और राशियों की कार्य प्रणाली जब आ जाएगी ना, तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि लगन में केतु है तो, चलिए मैंने आपको बता दिया, लगन में केतु है तो सिर के आसपास चोट निशान, ठीक। लेकिन अब वही अगर केतु सप्तमांश के लगन में है, दशमांश के लगन में है, तब
तो ये प्रिडिक्शन आप तब कर पाएंगे जब आप केतु के कार्य प्रणाली को और लगन के कार्य प्रणाली को समझेंगे। तो अपने आप सप्तमांश क्या हो गया, संतान हो गया, उसके लगन में है। केतु क्या करता है, विच्छेद करता है, दूरी पैदा करता है, अलगाव, निशान देता है कुछ ना कुछ। लगन में था तो सिर माथे के आसपास में चोट या निशान या कभी टांके लगे रहे हो बचपन में। सप्तमांश में हो गया तो संतान से दूरी पैदा करेगा, क्योंकि केतु दूरी पैदा करता है, दूरी बढ़ाता है, तो कोई ना कोई संतान आपसे दूर रहेगी हमेशा के लिए, कभी कभी पास रहेगी। ये नहीं है कि कभी कभी साथ रहेगी। अक्सर होता है ना कि कभी कभी दूर रहेगी, तो केतु लगन में है तो कभी कभी पास रहेगी, अक्सर दूर रहेगी। तो कार्य प्रणाली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र जो है व्यक्ति की कामुकता है, आकर्षण है, प्रजनन क्षमता। हाँ, पुरुष के लिए शुक्र जो होता है उनकी प्रजनन क्षमता, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को भी शुक्र बताता है। पुरुष का जो तेज है वो शुक्र ही है। तो शुक्र के अच्छे और बुरे होने का असर जो है संतान की उत्पत्ति क्षमता पर भी पड़ेगा। संतान से संबंधित सवाल आया हुआ है कि संतान नहीं हो रही, क्या है, कैसा है, तो शुक्र को आपको देख लेना है। अत्यंत पीड़ित शुक्र क्या करता है, पुरुष के स्पर्म काउंट को बहुत गिरा देता है, जिसके कारण से संतान उत्पत्ति की संभावनाओं पर असर पड़ जाता है। इसलिए शुक्र जो है संतान का भी कारक होगा, आपसी प्रेम का भी कारक होगा। शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति रसिक होता है। रसिक माने जो हर चीज से प्रेम करे वो रसिक होता है। शुक्र गड़बड़ हो तो व्यक्ति रसिक नहीं होता है, चीजों की प्रशंसा नहीं कर पाता है। व्यक्ति चीजों की सुंदरता को पसंद करे, सुंदर चीजों की प्रशंसा करे, इसके लिए जरूरी है कि शुक्र अच्छा हो। शुक्र अच्छा नहीं रहेगा ना तो वह व्यक्ति सुंदर चीजों की प्रशंसा, सुंदर चीजों के प्रति आकर्षण उसके मन में नहीं आएगा। वह सिर्फ सुंदर चीजों को भोग की वस्तु समझ करके किनारे हो जाएगा। लेकिन सुंदर चीजों को, मन भावन चीजों की वैल्यू करना, उनकी प्रशंसा करना, ये सब शुक्र का काम होता है। सुंदर मौसम है तो सुंदर मौसम आपको सुंदर तब दिखेगा जब आपका शुक्र सुंदर होगा। कोई सुंदर घर सजाया गया है, डेकोरेशन अच्छा है, मैरिज हॉल है, सुंदर सजाया गया है, गाड़ी सुंदर सजी है, तो मन में उस सुंदरता के प्रति एक आकर्षण का भाव तब उत्पन्न होगा जब आपकी कुंडली का शुक्र अच्छा होगा। अन्यथा अन्यथा आप नीरस बने रहेंगे। इसीलिए शुक्र रसिक ग्रह। शुक्र अच्छा होगा तो आपको हर चीजों में रस मिलेगा। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको रस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, नीरस मिलेगा, नीरसता रहेगी। कोई चीज कितना भी आपके लिए अच्छा सुंदर व्यवस्थित प्रबंधन किया जाएगा, आप उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। इसलिए शुक्र जो है किसी भी चीज, इसीलिए जो श्रृंगार रस के कवि होते हैं उनका शुक्र अच्छा होता है। किसी को वीर रस का कवि बनना है, वीरता वाले पोयम लिखता है देशभक्ति के, जिसमें वीरता की बड़ाई हो, तो उसका मंगल अच्छा रहा है। कोई काल्पनिक इमेजिनेशन वाली चीजों को सिर्फ लिखता है, चंद्रमा अच्छा रहा है, कल्पना शक्ति अच्छी रही है, चीजों से प्रेम के बारे में लिखा है, चीजों को की सुंदरता का वर्णन किया है, श्रृंगार रस वाला कवि है तो उसका शुक्र अच्छा रहा है। श्रृंगार रस वाले कवियों ने ही तो, जैसे श्रृंगार रस वाला जो कवि है ना, वो निर्जीव चीज की ऐसे व्याख्या कर देगा जैसे सजीव हो। चंद्रमा की व्याख्या कर देगा कि चंद्रमा, अब वो, क्योंकि उसे चंद्रमा में भी रस मिल जाएगा आकर्षण का। चंद्रमा की ऐसी व्याख्या कर देगा कि जैसे मानो सुंदर दुल्हन खड़ी हो सामने, चंद्रमा ना हो आसमान में। नदी की ऐसी व्याख्या कर देगा, जंगल और पहाड़ की व्याख्या करेगा, क्योंकि उसका शुक्र अच्छा है। और शुक्र नहीं अच्छा होगा तो उसको, वो सजीव में सजीव नहीं ढूंढ पाता है, सजीव चीजों की प्रशंसा नहीं कर पाएगा, तो निर्जीव की तो बतिये छोड़ दीजिए। तो शुक्र रसिक भी बनाएगा,
और नीरस भी बनाएगा। शुक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति भौतिक चीजों में रुचि लेगा। आपको किसी ने, आप ऐसे इन जनरल जान लीजिए, आपके बच्चे का या किसी का शुक्र अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अगर प्रतिक्रिया अच्छी होगी, कुछ आपने उसे सुंदर चीज दी, उपयोगी चीज दी, उपभोग की चीज दी, अगर आपका बच्चा उस पर खुश हो रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, कूद रहा है, तो समझिए शुक्र बढ़िया से एक्टिवेट है, क्योंकि वह चीजों पे, चीजों की सुंदरता पे, चीजों के सुख पे रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा। लेकिन आपका बच्चा है, उसे कोई बढ़िया खिलौना मिल गया, गाड़ी मिल गया, साइकिल मिल गई, स्कूटी मिल गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो रसिक नहीं है, वो नीरस है। अभी अभी उसका शुक्र बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वह चीजों की सुंदरता नहीं देख पा रहा, वैल्यू नहीं समझ पा रहा है, सुंदरता की चीजों की वैल्यू नहीं समझ पा रहा। तो ये चीज आप हर व्यक्ति के, हर ग्रह के लिए आजमा सकते हैं, उसके कारकत्व पर, किसी भी व्यक्ति के लिए। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका शुक्र डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े में व्यक्ति, बुढ़ापे में व्यक्ति की रसिक अवस्था गायब होकर के नीरस अवस्था प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वो सारे सुखों को देख भोग चुका है, जान चुका है। नई गाड़ी आ गई तो बच्चे ज्यादा कूदेंगे, फानेंगे, ताली बजाएंगे, बूढ़े पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अब उसका रस खत्म हो चुका है, उसने उस सुख का रस जीवन में ले लिया है। गाड़ी का वो समझ रहा है कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, ठीक है अब मैं गाड़ी करूंगा भी क्या, अब जीवन की बुढ़ापे वाली अवस्था आ गई है, सुख वाले समय पे मिला नहीं मिला, वो चीज सोचेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, बुढ़ापा आता है, तो शुक्र डीएक्टिवेट होने लग जाता है। यानी चीजों में प्रशंसा ढूंढना, बहुत सुंदर चीजें देख करके एकदम से लालायित हो जाना, ये सब खत्म। क्योंकि ये सब बहुत सारी चीजें वह इंसान जीवन में देख चुका होता है, प्राप्त कर चुका होता है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बुढ़ापे में मन बच्चे जैसा हो जाता है। जन्म लेते समय और जन्म बचपन में और बुढ़ापे में चंद्रमा एक जैसा व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा किस चीज का ग्रह है? स्मृतियों का ग्रह है, विचारों का ग्रह है। तो बचपन में और बुढ़ापे में चंद्रमा सेम रिएक्शन करने लग जाता है। इसलिए बूढ़े व्यक्ति जो है, जो जिनकी उम्र हो रही है, उन, वो कहीं पर भी बनावटीपन करें या ना करें, सुंदर महल देख करके कूदेंगे नहीं, लेकिन एक बच्चा जब उनसे बात करेगा तो ये बच्चे बन जाएंगे, बच्चे से बच्चे की तरीके से वैसे तुतला के बोलना, क्योंकि दोनों का चंद्रमा सेम एज में आ जाता है। सिर्फ वहां पे शरीर का अंतर है, यहाँ पर शरीर बड़ी हो गई है, वहां पर शरीर छोटी है, लेकिन आयु अब लगभग वही है। ये शुरुआत की प्रारंभिक आयु है, वो अंत की प्रारंभिक आयु है, मनोदशा वही हो जाती है। तो इस प्रकार से शुक्र को आप समझिएगा। शुक्र जो है लक्ष्मी कहा गया है। अच्छा, ये एक चीज और है, बृहस्पति धन का कारक है, धन का कारक शुक्र नहीं है। धन से जो आप बनाते हैं उस चीज का कारक क्या होता है? शुक्र होता है, वैभव का कारक है। बृहस्पति जो है धन तो देता है, लेकिन उसका उपयोग कौन करेगा? शुक्र करेगा। शुक्र को आप अष्ट लक्ष्मी मानिए। आपके पास सिर्फ धन, नगद रुपया का होना जरूरी है? नहीं। आपके पास नगद भी हो, लेकिन आपके पास खाने के लिए अन्न हो, अन्न भी धन है, वस्त्र भी धन है, रहने के लिए घर हो, तो शुक्र पूरा अष्ट लक्ष्मी है। शुक्र की लक्ष्मी इस प्रकार से नहीं काम करेगी कि तिजोरी में रुपया रहे और पहनने को कपड़ा ना रहे। शुक्र आपको वैभवशाली बनाता है, लोग जानेंगे कि इसके पास पैसा भी है और लाइफ स्टाइल भी अच्छी है। तो शुक्र अष्ट लक्ष्मी है, और शुक्र स्त्री भी है, और वैसे भी लक्ष्मी जी भी स्त्री ग्रह है। तो इसलिए स्त्रियों का सम्मान करने से ही आपके घर की अष्ट लक्ष्मी बढ़ेगी। अगर अष्ट लक्ष्मी बढ़ाना है, यानी वैभव बढ़ाना है, समाज में अपनी वैल्यू और मूल्य को आपको बढ़ाना है, तो आपको स्त्रियों का सम्मान करना होगा। आप स्त्री वर्ग का जितना सम्मान करेंगे, प्रेम देंगे, आपके धनी, सुखी और अमीर होने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाएगी।
इसीलिए आप देखते होंगे जो बड़े बड़े अमीर हैं उनके आप डाइवोर्स वगैरह की बातें नहीं सुनते हो, जबकि जो ग्लैमर वर्ल्ड के लोग हैं वो कुछ दिन में धन कमाए, धन हुआ, हाँ ठीक है धन बहुत अधिक हो गया, लेकिन उनका स्थिर भी नहीं रहा, बदलता भी रहा, उनसे शादी इनसे शादी ऐसा। हालांकि शादी करना नहीं अपराध है, अगर दोनों की म्यूचुअल कंसल्ट सहमति है, कंसेंट है, तो वो स्त्री का अपमान नहीं माना जाता है। चलिए आप 10 साल 15 साल रहे, लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच नहीं है, विवाद नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट है कि हाँ अब अलग अलग होते हैं, वो स्त्री का अपमान नहीं है कि आप घर में रोज स्त्री को डांटते फिरो, मारते फिरो और वैवाहिक जीवन निभाते चलो, कह दो हम तो बहुत सम्मान कर रहे हैं, हम विवाह नहीं तोड़ रहे हैं। विवाह अगर तोड़ देने से उसका सम्मान बने तो विवाह तोड़ दीजिए, और नहीं अगर तोड़ना है तो साथ रख के सम्मान बना के रखिए। सम्मान देने की बात है दयाराम जी, साथ रखने की बात नहीं। रोज चाटा लगाइए और साथ निभाते रहिए बुढ़ापे तक, 80 साल तक, कह दीजिए हमने तो शुक्र का सम्मान कर लिया। नहीं, उसके मन को सुख देना है आपको। आप जो है प्रसन्न है, दोनों आप भी प्रसन्न है, वाइफ भी प्रसन्न है, आप अलग हो लीजिए प्रसन्नता पूर्वक, तब वो शुक्र नहीं खराब है। जबरदस्ती बांध के रखना प्रेम नहीं है, जबरदस्ती रिश्तों को ढोना, रोज मारना पीटना गाली गलौज प्रेम कभी नहीं है। और कह दीजिए हम तो रिश्ता निभा ले जा रहे हैं, निभा रहे हैं, उससे नहीं शुक्र खुश होता है। स्त्री को सुख, स्त्री को वैल्यू देना है। शुक्र वैल्यू का ग्रह है ना, वैल्यू से क्या आता है, कद्र आएगी, सम्मान आएगा, वो चीज देना है। डाइवोर्स के आमिर खान को देखिए, डाइवोर्स पे डाइवोर्स देके अगली शादी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे वो वैल्यू नहीं घटा के कर रहा कि उसको थप्पड़ मारा जाओ, दोनों में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, पैसे का विवाद था, पैसे के लिए डाइवोर्स, ये सब नहीं हो रहा, वो म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है। जो स्त्री जा रही है वो भी खुश है, उसको इस बात का दुख नहीं है कि मुझे छोड़ दिया, दूसरे से शादी, वो भी आजाद अब टहलना घूमना पारिवारिक जीवन से, चूंकि वो जितना करना था कर चुकी हैं, वो भी अब दुनिया को, भारत को एक्सप्लोर करना चाह रही हैं, तो इसलिए बंधन से मुक्त हो रही हैं। तो वहां पे एक सहमति है, पीड़ा के से नहीं हो रहा, दुख से। अब आप किसी को पीड़ा और दुख देके साथ ही रखेंगे तो शुक्र बिगड़ जाएगा। तो इसलिए स्त्री का सम्मान करना, स्त्री से प्रेम करना, वो अपनी स्त्री हो तभी प्रेम करिए, बाहरी स्त्री से प्रेम करेंगे तो कुटाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप शुक्र को अच्छा रख सकेंगे। सभी स्त्रियों को उनके पद के अनुसार मातृत्व भाव से देखना, जैसे प्रेमिका है, पत्नी है, तो वहां पर भाव अलग होगा, लेकिन सम्मान और कद्र वही रहेगा। बहन है, पुत्री है, सम्मान कद्र वही रहेगा, प्रेम वहीं पर सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। बस कलह कर्कच हिंसा स्त्रियों के प्रति होगा तो आपका शुक्र बिगड़ेगा। शुक्र वैभव का कारक ग्रह है, वैभव चला जाएगा। शुक्र लक्ष्मी का कारक है, लक्ष्मी आपसे रुष्ट होंगी, आज नहीं तो कल। शांति आपको नहीं मिलेगी, सुखानुभूति नहीं मिलेगा, एसी चलेगा लेकिन नींद आपको नहीं आएगी। तो चलिए, ये शुक्र ग्रह का विवेचन रहा। कल हम शनि पे चलेंगे।